दोस्त था, उसी को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई यहाँ तो ओरिजिनल टी शर्ट मिल रही है 450 में, आ जा तेरे को भी दिला देता हूँ। कह रहे यार वो ना सरप्लस की होती है उस टाइम पे सर। अब तो बहुत लोगों को पता लग गया सरप्लस। टैंक रोड पे देखा भाई बहुत बड़ी मार्केट है, सोचा कि हम भी बड़ा करेंगे। फिर धीरे धीरे हमने अपनी फैक्ट्री भी लगाई, फैक्ट्री सेटअप करा, जॉब वर्क भी करवाया। उसके बाद फिर हमने टैंक रोड पे शॉप भी ले ली होलसेल के लिए। और 2015 में मैंने शुरू करा था बिजनेस, तो लगभग 20 साल का हूँगा तो बिजनेस शुरू करा। तो हमारी एक यंग एज होती है, उसमें हम मेहनत कर सकते हैं, उसमें हमारा और कोई टेंशन नहीं होती। तो वही टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है, 20, 21, 22 के बाद आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो वो कर लो। उसमें आप अहमदाबाद में एक छोले वाला है, डोसा छोले वाला, उसके घर में रेट पड़ी थी 2-2.5 करोड़ रुपये मिला था। दिन रात वो मेहनत करो। संग में गए हुए थे सारे, फैमिली में कोई भी नहीं था शॉप पे, काफ़ी संभाल रहा था। तो फ़ोन आया कि यार तुम्हारी दुकान में ना शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। तो जैसे हम पहुँचे 1-1.5 घंटे में पहुँचे थे, तो सब खत्म हो गया था। मतलब 6-60 करोड़ का लॉस हो गया था, बिल्कुल सब, मतलब कहते हैं ना ज़ीरो हो गया। पूरी नई बिल्डिंग बनाई थी और सब चीज़ था, बहुत मेहनत से बनाई, सब ज़ीरो हो गया। तो उस दिन तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि अब करें क्या क्या ना करें। वो दिन तो ऐसे ही चला गया, रात हो गई, मतलब 2 दिन तक तो आग ही नहीं बुझी थी, 2 दिन तक आग लगी रही। तो नेक्स्ट डे ही मतलब लोगों ने हिम्मत दी, आए, आस पड़ोसी भी आए, सारे आए, सब ने हिम्मत दी कि काम शुरू कर। सबसे ज़्यादा हिम्मत ये आई मेरे अंदर तब, जिन लोगों से मेरा काम होता था, जैसे काम होता तो उन्होंने तो हिम्मत दी कि भाई पुराने पैसे छोड़ो, नया काम करो। जिन लोगों से मेरा काम बहुत पहले बंद हो चुका था, उन्होंने भी, मतलब मैं बताऊंगा, एक शर्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे भाई आपको जितना माल चाहिए, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का मैं दूंगा, मार्केट से भी जितना माल चाहिए वो भी मैं अपनी आवाज़ को उठाऊंगा, आप दोबारा काम शुरू करो, हम आपके साथ हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ एमएम डायलॉग। आज मेरे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने काफ़ी छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करा, छोटे शहर से आते हैं और उसके बाद आज एक अपने बिजनेस में स्टेबल है। बहुत से लोगों के आजकल के टाइम पे स्टार्टअप को लेके क्वेश्चंस होते हैं, या लोग बड़े स्टार्टअप को देख के अपने आप को लेट डाउन कर लेते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे हैं। अगर कोई छोटे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और लोकल जो मार्केट है उसको कैप्चर करना चाहता है, या लोकल मार्केट के जो इनसाइट्स है जो उन्होंने एक्सपीरियंस करे हैं उनसे ही जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच भैया, आप मेरे शो में आए और आपने अपना टाइम निकाला और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने हाँ बोली, तो थैंक यू सो मच। तो भैया, जैसे मेरे को पता है, मैंने आपसे बात करी और आपने मुझे बताया कि आपका फैमिली बिजनेस था, वॉचेस का आपका फैमिली बिजनेस था, लेकिन आपने वो नहीं करना चाहा, आपको अपना अलग कुछ करना था। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, क्या माइंडसेट था उसके पीछे कि मुझे अपना अलग करना है सब कुछ? देखो, कैसे कैसे घसीटते घसीटते ना मैंने 12th पास कर ली थी। उसके बाद 12th के बाद मैंने सोचा था कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करूँगा और बिजनेस ही करूँगा। तो घर वालों ने कहा कि एक शॉप तेरे को ओपन करवा देते हैं, यही वॉचेस की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ बैठ जाओ। तो उस बीच क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मेरा डीयू में फॉर्म भर दिया था और बाय चांस की बात है मेरा वहाँ सिलेक्शन भी हो गया। ओके। तो फिर कॉलेज अपना कंप्लीट करा, साथ साथ मैंने घड़ियों का होलसेल का भी शुरू करा, मैक्सिमा की मार्केटिंग करी। मैक्सिमा ब्रांड है, उसका पूरा ऑल ओवर हरियाणा की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी। तो हम वहाँ से शुरू करा मैंने, फिर घर वालों से 15,000 रुपये सैलरी भी लेने लग गया हर महीने। तो ऐसे शुरू करा फिर मैंने अपना। फिर एक जगह मैं गया था, वहाँ पर क्या था कि यूसी है, यूसी भी जो बेनेटन कंपनी है, उसकी टी शर्ट्स मिल रही थी 450 में। मैंने अपने दोस्त को, एक ही दोस्त था, उसी को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई यहाँ तो ओरिजिनल टी शर्ट मिल रही है 450 में, आ जा तेरे को भी दिला देता हूँ। कह रहे यार वो ना सरप्लस की होती है उस टाइम पे सर। अब तो बहुत लोगों को पता लग गया सरप्लस क्या होता है क्या नहीं होता, उस टाइम पे पता नहीं होता कि क्या होता है सरप्लस। क्या होता है सरप्लस? सरप्लस का एक्चुअल में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, हम्म। ऑर्डर देते हैं फैक्ट्री में, जॉब वर्क करवाते हैं, वो खुद कुछ नहीं बनाते, जॉब वर्क करवाते हैं। जॉब वर्क करवाया उन्होंने, अब कोई पीस आ गया रिजेक्शन में कि ये हमारी ब्रांड की क्वालिटी को मैच नहीं करता, ये रिजेक्शन हो गया। तो वो जो रिजेक्शन वाले पीस होते हैं वो सरप्लस में आ जाते हैं, वो सरप्लस में लोकल मार्केट में बिक जाते हैं। वो होता है, होते पीस ओरिजिनल है पर वो सरप्लस कह के बिकते हैं। ओके। तो आपने ऐसे बिजनेस स्टार्ट करा हाँ, था? ऐसे ही फिर उसको बताया। तो उसके पापा थे तब एडिडास कंपनी में थे। हम्म। तो उसने कहा हमारे पास सॉक्स भी आती हैं ऐसे सरप्लस की, तेरे को चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैंने कहा दिखाइयो। तो उसने फिर सॉक्स का पेयर मेरे को दिखाया, मैंने उससे लिया। पहला पेयर मैंने फिर अपने दादाजी को बेचा था। फिर ऐसे कर करके मैंने कहा भाई ये तो सही चीज़ है, अपना बिजनेस ही शुरू कर लेते हैं ऐसे पार्टनरशिप में। मतलब 12th के बाद की ही बात है, हमने कहा चलो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर लेते हैं। फिर आधी इन्वेस्टमेंट उसने करी, आधी इन्वेस्टमेंट मैंने करी। पार्टनरशिप में हमने बिजनेस शुरू करा, दूर दूर जाते थे, जो जनरल स्टोर की मार्केट होती थी जहाँ ये चीज़ें बिकती है सॉक्स, तो वहाँ दिखाया कि ऐसे ऐसे है। तो कोई स्टार्टिंग में 6 पेयर ले लेता था, कोई 10 पेयर, कोई 12 पेयर, ऐसे ऑर्डर आते थे। तो एक शॉप पे गए थे तो उन्होंने हमें डायरेक्ट 100 पेयर का ऑर्डर दे दिया, तो हम बहुत खुश हो गए। हमने कहा चल ठीक है। फिर और पैसे मिलाए हमने आपस में, 100 पेयर लिए हमने, उसके पापा से लेते थे वैसे तो। 100 पेयर लिए और उस दुकान पे दे दिए। पेमेंट की बारी आई तो दुकानदार कहने लग गया भाई हमारे तो 15 दिन का पेमेंट का टाइम होता है, तो 15 दिन में देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
15 दिन बाद हम गए उसके पास, कह रहा भाई 2 दिन रुक के दूंगा। 2 दिन रुक के फिर गए, कह रहा भाई पेमेंट तो नहीं है। तो फिर हमने कहा यार पैसे तो चाहिए, हमारा बिजनेस रुक जाएगा, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट ही यही थी। फिर उसके पास लोअर पड़े थे, उसकी लोअर की मैन्युफैक्चरिंग थी, हमने लोअर ले ली। उस टाइम पे चलते थे अंदर नेट वाले लोअर, तो वो वाले लोअर चलते थे, तो वो ले लिए हमने। वो लेके फिर उन्हीं दुकानों पे दिखाई जिन दुकानों में हम सॉक्स दिखाते थे, लोअर बिक गए। और लोअर बिक गए, 2-3 दिन बाद उन दुकान वालों का फ़ोन आया, भाई और लोअर चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई और लोअर। फिर हमने जिसको सॉक्स दी थी उसको बोला और लोअर दे दे। उसने कहा चलो पैसे मत दो मेरे को सॉक्स ही दे देना। उसकी सॉक्स बिकने लग गई और हमारे लोअर बिकने लग गए। ऐसे करते करते हमने ये बिजनेस शुरू करा था अपना। तो अभी तो जैसे बातें चल रही हैं और मैं एक थॉट प्रोसेस समझ सकता हूँ आपका। आप जिस चीज़ से गुजरे होंगे, या ये मतलब बोलने को तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं, घर से निकलना, जब आपके साथ वाले कॉलेज में मस्ती कर रहे हैं, फिर ऐसी जगह पे जाना, अपना मार्केट में अपना नाम इस्टेब्लिश करना, और दो आप यंग बिल्कुल ही, घर से थोड़े बहुत पैसे मिले हैं और प्रेशर भी है सोसाइटी का कि पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग, ना बिजनेस कर रहे हो। ऑडियंस में कई सारे ऐसे लोग होंगे, या लोगों का ये सवाल होगा जरूर मन में, या जो कॉलेज रिसेंटली जिन्होंने अभी कंप्लीट करा है, कि आजकल हम शार्क टैंक वगैरह में बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वहाँ पे छोटे बिजनेसेस भी आते हैं, लेकिन एक ना स्टार्टअप मेरे ख्याल से ग्लैमराइज कर दिया थोड़ा, कि स्टार्टअप है, डिजिटल ही होगा और ऑटोमेट ही होगा सब कुछ। बट कोई ना ऐसा करना नहीं चाहता कि नॉर्मल लोकल मार्केट में जाके मैं चीज़ें समझूं या करूं। तो आप क्या समझते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई नॉर्मल स्टार्टअप कर रहे हैं या छोटा काम कर रहे हैं लोकल मार्केट में? देखो ये तो हमारे बेसिक्स ही हैं। अगर हमें बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो हम कितना बड़ा स्टार्टअप कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। स्टार्टअप एक हमारा माइंड में होता है कि हमने ये चीज़ करनी है और ये चीज़ सामने वाले को पसंद आएगी, पर मेन होता है कि उस चीज़ को करना कैसे है। मतलब आप वर्ड नहीं याद आ रहा मेरे को, कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हम जाएंगे मार्केट में, मार्केटिंग करेंगे, मार्केट में जाके तो देखो कि हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा। आप सीधा सोचो कि यार ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये डिश शोकेस करूंगा और इतनी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको पहले स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा, क्या सुधार मांग रहा है वो प्रोडक्ट। उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट कैप्चर होगी, उसके बाद ही तो आपको पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। आपको लगता है ऐसे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जो खासकर जो यंगस्टर्स हैं, उनके दिमाग में बिजनेस को लेके क्या क्या मिथ्स हैं, कुछ समझोगे आप, जब बताओगे? मतलब लोग ज़्यादातर यंगस्टर्स यही सोचते हैं कि भाई बिजनेस हो तो गाड़ी है, ये है वो है। बिजनेस ना एक मेहनत मांगता है, वो लोग नहीं सोचते। मतलब ना लोग लास्ट तक पहुंच जाते हैं कि भाई बिजनेसमैन है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, पैसा भी है, सब चीज़ है। वो आया कहाँ से, वो तो देखो ना, वो सब चीज़ आती है मेहनत से। तो हर बिजनेसमैन के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है और वो करता भी है, तभी वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। हम्म। और ये आपने बताया, ये तो एक जैसे लॉन्ग टर्म में लोग सोचते हैं और एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो जाते हैं, या ओवर मोटिवेटेड बोलूँगा कि ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं। बट क्या क्या बेसिक्स हैं, अगर किसी यंगस्टर को बिजनेस करना है, उसको भी मान के चलो आपकी फैमिली में ही आपको कोई देख रहा है और उसको कह रहा है मुझे भैया की तरह ही काम करना है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपने जो एक्सपीरियंस करी, जो आपने गलतियाँ करी होंगी, ऑब्वियसली बात बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्या क्या जो चीज़ें आज के टाइम पे आप किसी को समझाओगे कि भाई तुझे बिजनेस करना है तो पहले ये सारी चीज़ अपने दिमाग से निकाल दे, और प्लस ये सारी चीज़ अपने दिमाग में रख, ताकि तू एक बैलेंस वे में अपना काम स्टार्ट कर सके, उस काम को आगे बढ़ा सके? देखो बिजनेस जिसने भी करना है ना, तो मैं यही कहूँगा कि बिजनेस के लिए उसको उसमें घुस जाना है। अपना मतलब 100% नहीं, 200% देना है, हर चीज़ करनी है उसको। क्योंकि एक एज होती है, जैसे मेरी 2015 में मैंने शुरू करा था बिजनेस, तो लगभग 20 साल का हूँगा तो बिजनेस शुरू करा। तो हमारी एक यंग एज होती है, उसमें हम मेहनत कर सकते हैं, उसमें हमारा और कोई टेंशन नहीं होती। तो वही टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है, 20, 21, 22 के बाद आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो वो कर लो। उसमें आप पूरे अपने आप को पूरा घुसा दो, बिल्कुल। मतलब मैं कहूँगा 100% घुसा दो, जितनी मेहनत हो सकती है दिन रात वो मेहनत करो। तो आने वाले टाइम में हो सकता है जब हमारी एज हो जाएगी तब तो हम मेहनत नहीं कर सकते, पर उस टाइम हमने जो मेहनत करेगी होगी ना, फल हमें बाद में मिलेगा। और आपने जैसे कपड़ों का ये बिजनेस करा, और आपका टैंक रोड का आप मुझे एक्सपीरियंस बता रहे थे, टैंक रोड पे आपने एक शॉप ली। मतलब मानूंगा दिल्ली एनसीआर का एक वो हार्ट कह सकते हैं, वो दिल है कि वहाँ पे जो कपड़े का जो काम करना चाहता है वो वहाँ जाके कपड़े लेता है। वहाँ का आपका एक पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का मैं बताता हूँ पोचा कैसे था। हम्म। ये जब हम लोअर एक दे रहे थे, तो मेरे दोस्त का, जिसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस था, उसका दोस्त वहाँ लोअर का काम करता था। तो उसने कहा कि भाई तुम लोअर बेच रहे हो, जैसे मार्केट में पता लग जाता है कि आजकल ये काम कर रहे हैं, मतलब कॉलेज फ्रेंड्स थे, तो उसने कहा यार मेरे से ले लो। तो हमने उससे लोअर लेना शुरू करा। तो उस तरीके से हम वहाँ टैंक रोड पहुँचे थे। टैंक रोड पे देखा भाई बहुत बड़ी मार्केट है, सोचा कि हम भी बड़ा करेंगे। फिर धीरे धीरे हमने अपनी फैक्ट्री भी लगाई, फैक्ट्री सेटअप करा, जॉब वर्क भी करवाया। उसके बाद फिर हमने टैंक रोड पे शॉप भी ले ली होलसेल के लिए, और ऑल ओवर इंडिया माल भी बेचने लग गए। मतलब ये समझो 2 से 3 साल के अंदर अंदर हमने ये सारा कुछ कर लिया। अभी आप कौन कौन सी मेजर सिटी में इंडिया की सामान अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हो? लगभग सारी सिटीज में माल जाता है, मतलब पुणे हो गया, मुंबई, अहमदाबाद, मतलब हर जगह ही माल जाता है हमारा।
कोई भी एरिया ऐसा नहीं छोड़ा, कश्मीर में भी जाता है, कन्याकुमारी में भी जाता है, पूरा वाराणसी ऑल ओवर इंडिया पे ऑल ओवर इंडिया जाता है। मतलब टैंक रोड एक ऐसा हब है जहाँ मतलब ऑल ओवर इंडिया का कस्टमर उतरता है और वहाँ से माल लेके जाता है। तो जैसे कोई यंगस्टर है और अभी उसने हमारा पॉडकास्ट अभी यहाँ तक देख लिया है, एक यंगस्टर है, उसको अपना बिजनेस करना है, उसके पास 35-40 हज़ार रुपये उसने कहीं से इकट्ठा करे और उसको कपड़े का बिजनेस भी करना है, तो क्या क्या वो दिमाग में चीज़ें रखे अपनी, क्या क्या चीज़ों को मतलब परहेज करे, ये चीज़ें उसे नहीं करनी? देखो, जिसने भी स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि भाई मैं दुकान अच्छी बनाऊं, शोरूम अच्छा बनाऊं। 35-40 हज़ार में क्या ही कर लोगे तुम? तो 35-40 हज़ार में आप ये कर सकते हो कि आपने घर से स्टार्टअप कर लिया, घर पे अपना रूम में ले आए, थोड़ा बहुत सामान ले आए, और अब पहले अपने फ्रेंड सर्कल में, आस पड़ोस में आपने दिखाया कि भाई ये आइटम मैं लेके आया हूँ, देखो। फिर वो लेंगे आपसे, कुछ परचेज करेंगे थोड़ा। गारमेंट्स का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ ना कुछ बच ही जाता है। 100% क्लियरेंस कभी भी नहीं हो सकती। तो कुछ बचेगा तो आपका पैसा कुछ वहाँ फंस गया, तो स्टार्टिंग में आप जैसे 20-25 हज़ार रुपये का माल ले आए, 40 हज़ार इन्वेस्टमेंट है, 25 हज़ार का माल लाओ, 25 का लाए, 15 का बिक गया, 15 का माल बेचा, 15 आपके पास और 10-15 हज़ार और पड़े हैं, फिर 30 का माल और लेके आए, फिर बिक गया। ऐसे लोगों को जान पहचान होगी आपसे और क्वालिटी अच्छी निकलेगी तो आपके पास आएगा कस्टमर। और क्या ये बिजनेस जो कपड़े का है या जो जिस कपड़े में आपको जाना पड़ता है मार्केट में, ये पार्ट टाइम बेसिस पे कहीं हो सकता है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमने स्टार्टिंग में पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू करा था ये। कॉलेज भी जाते थे साथ साथ, साथ साथ ये बिजनेस भी करते थे, होलसेल का करते थे हम तब पार्ट टाइम में कर सकते हैं। अब देखो जैसे गर्मियाँ है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा बिकती है लोअर और टी शर्ट्स, यही डिमांड रहती है। जीन्स तो कोई पहनता नहीं है, जीन्स पार्टी वेयर सीजन में बिकती है। तो गर्मियों में जैसे आप चले गए, लोअर टी शर्ट ले आए। अब दिन में तो सारे अपना काम कर रहे होते हैं, आपने पार्ट टाइम बिजनेस करना है, शाम को 6 बजे खोला, रात को 10 बजे तक खोल के रखा, पार्ट टाइम में आपके पास आएगा कस्टमर। और ये इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में पार्ट टाइम बिजनेस करना? जब आपने स्टार्ट करा 2015 में, उस समय इंडिया नॉर्मली नया नया डिजिटलाइज हो रहा था। आज तो हर किसी के पास फ़ोन है, डिजिटली पेमेंट होती है, आप फ़ोन ऑर्डर पे कर सकते हो, विजुअल्स देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। आज के टाइम पे बहुत इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। हाँ, आज के टाइम में मैं कहूँगा बिज़नेस करना बहुत ईज़ी हो गया है। क्योंकि मतलब सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन दिख जाती हैं, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है ये भी पता लग जाता है, ट्रेंडिंग डिमांड क्या चल रही है वो भी पता हम्म। लग जाता है। ट्रेंड कहाँ से आता है? एक्टर एक्ट्रेसेस से आता है। तो वो लोग देख लेते हैं, ये भाई ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ मार्केट में मिल रही है, चल हम लाते हैं, ये बिकेगा। तो ईज़ी हो गया बिज़नेस करना अब तो। तो और जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए मुझे बिज़नेस करने के लिए, या किसी का बड़ा शोरूम देखते हैं। मैं भी अगर जा रहा हूँ तो मैं किसी बड़े शोरूम को देखूंगा, मैं वहीं पे अपने आप को लेट डाउन कर दूंगा कि यार मुझे तो बहुत पैसा चाहिए, इस जैसा काम मैं नहीं कर सकता। आपके दिमाग में कभी ऐसा थॉट आया, या फिर आया तो आपने आपको कैसे मोटिवेट करा उस टाइम पे? देखो, बड़े शोरूम को देख के हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा नहीं बन सकते। उसको भी तो टाइम लगा होगा, उसने भी तो कभी शुरू करा होगा। हम उससे अगर 20 साल बाद शुरू कर रहे हैं बिज़नेस, तो 20 साल तो हमें भी लगेंगे ना उस तक पहुँचने में। हम्म। कई लोग होते हैं कि यार सोचते हैं कि भाई मैं वैसा नहीं कर सकता, छोड़ देते हो। ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए आपको। मेहनत करो, स्टार्टिंग है अभी, मेहनत करो। हो सकता है उसको 20 साल लगे और आप वही चीज़ 5 साल में अचीव कर लो। और पहले से चीज़ें आसान भी हो गई बिल्कुल, हैं। बहुत आसान हो गई हैं पहले से चीज़ें। आपके मैं सोशल मीडिया में वीडियोस भी देखता हूँ, आपने ये नया अप्रोच अभी रिसेंटली अपने करा है, इसका कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आपको, या कैसा एक्सपीरियंस रहा नहीं, आपका? पॉजिटिव तो बहुत होता है मेरे को। मतलब काफ़ी टाइम से सारे कह रहे थे कि आप इंस्टा पे बनाया करो। मतलब हमारा पहले पेज होता था, हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप ही होता था, उस पर डालते थे। तो हम्म। फिर हमारी फैमिली बढ़ती गई बढ़ती गई, जो कस्टमर्स होते हैं वो बढ़ते गए, तो हमने कहा सबको इकट्ठा दिखाने के लिए क्या करें। फिर मैंने मतलब इसी पिछले मंथ से 1 अप्रैल से मैंने कहा चल मैं वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगा। तो वीडियोज़ बनाना शुरू करी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उसका। तो इससे फ़र्क पड़ता है बिजनेस में? बिल्कुल पड़ता है। मतलब जो हमें जानता है वो तो आता ही है हमारे पास, जो हमें नहीं जानता, जो कहीं और भी जाता है, उसको पता लगता है कि यार ये चीज़ इनके पास भी है, चलो यहाँ एक बारी जाके देख के आते हैं। तो मेरे जैसा आपने बोला अभी कि आज के टाइम पे डिजिटलाइज हो गई ये चीज़ें और आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तो जैसे आप बता रहे हो कि आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, आप भी इतने टाइम से थे, आपको लगा कि इसकी नीड है। तो मेरे हिसाब से जैसे आप बता रहे हो, ये वीडियोस हम अपना सामान रख के घर पे वीडियोस बना के, और ये वीडियोस अगर हम ऑनलाइन में डालें तो एक नॉर्मल सा स्टोर बना सकते हैं, बिल्कुल और बना सकते फिर हैं। अपना नॉर्मल कम बजट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आज यही तो मैं बता रहा था कि जैसे आपने सुबह आप अपना काम करा, जो करना है, कॉलेज गए, स्कूल गए, जो भी है, उसके बाद 6 बजे आ गए, 6 से 10 आप बैठ गए। अब ये तो है नहीं कि हर टाइम आपके पास कस्टमर लगा रहेगा। कस्टमर नहीं है, खाली टाइम है, आप दिखा सकते हो, वीडियो बनाई आपने कि हाँ ये आइटम मेरे पास है, आपने डाल दी, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दी, इंस्टा के पेज पे डाल दी। लोगों को पता लगेगा, कोई क्वेरी आएगी तो आप डिलीवरी करवाना चाहते हो डिलीवरी करवा दो, क्वेरी आएगी उसका आंसर करके उसको वीडियो कॉल पे दिखा सकते हो। तो बहुत ईजी हो गया अब तो बिजनेस, और कस्टमर हर जगह से आएगा फिर आपके पास। एक होता है भैया कि ना हम अपने फ्रेंड सर्कल से पैसे लेते हैं, फैमिली से पैसे लेते हैं। एक हमारा दिमाग चलता है कि आजकल बहुत सारे ना बैंक्स के कॉल आते हैं। अब जैसे कॉलेज पार कर लो, 18+ हो गए, आपके पास आपकी बैंक के पास डिटेल्स हैं,
लाइक मेरे को नहीं पता कैसे, पर फ़ोन आता है आपको, वो आजकल पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। एक है कि मैं अपनी फैमिली से पैसा ले लूँ थोड़ा बहुत, एक के बैंक मुझे 5-10 लाख रुपए दे रहा है, कम इंटरेस्ट पे दे रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे रहा है। आप क्या सेफेस्ट वे समझते हो कि किसी यंगस्टर को या किसी जॉब करने वाले को भी क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस चीज़ में? लोन लेके करूँ या फिर आराम से छोटे काम से 2-2 देखो सौ? सेफेस्ट वे तो यही होता है कि आप फैमिली से लो, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद अगर आप पैसा 19-20 ऊपर नीचे भी कर देते हो तो वो फैमिली का पैसा है। मतलब अगर आप लोन लोगे वो तो आपको देना ही पड़ेगा, और एक बार अगर आप नीचे चले गए, डाउनफॉल में आ गए, वो पैसा तो देना ही पड़ेगा, वो चाहे बाद में फैमिली दे या कोई भी दे। पर आप ना बाद में उठ नहीं पाओगे, कभी भी ये नहीं सोच पाओगे कि यार अब मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। कभी भी बिजनेस होता है ना, मतलब फर्स्ट टाइम में आप सोचो कि हाँ भाई मेरे को फर्स्ट टाइम में मतलब प्रोग्रेस मिल गई और सब चीज़ अचीव कर लो, ऐसा नहीं होता। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं इसमें। तो आप मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि फैमिली का पैसा या फ्रेंड्स का पैसा होता है वो मिल जाता है बिना इंटरेस्ट के, वो लो, उससे स्टार्ट करो और फटाफट उनको चुका दो। आप कोर इंडिया को समझते हो? मतलब जो नॉर्मल जो कस्टमर है और जो नॉर्मल जो कंज्यूमर है, डे टू डे जो बातें होती है कस्टमर, आपको पता है टीवी में जो बैठे हैं मे बी वो उतना नहीं है रूबरू उन चीज़ों से, पर आपको पता है कि एक होलसेलर क्या सोच रहा है, एक कस्टमर क्या सोच रहा है, और आपके यहाँ पे जो लड़के काम कर रहे हैं उनकी क्या सोच है। अभी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी इंडिया में। बहुत से सीईओज थे या जो कंपनी को जो ओन करते थे वो कह रहे थे कि 72 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो। कई लोग कह रहे थे कि अगर आप कंपनी को ओन कर रहे हो और आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा तो आपके लिए वो चीज़ सही है। बट आपका क्या इसमें राय रखते हो कि एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय की तरह काम कराना चाहिए, और अगर आप किसी कंपनी को ओन कर रहे हो आप तो एक्स्ट्रा काम करोगे ही। आपका क्या सोच है इसमें, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अब मेरे पास है 35-40 बंदों का स्टाफ है, मैं तो उनको अपने भाइयों की तरह ही मानता हूँ। इसमें क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको तो मेहनत करनी ही है, उसका तो बिजनेस है, मेहनत करनी है। पर जो एम्प्लॉय होते हैं ना, जो पुराने हो जाते हैं, तो उनका इंक्रीमेंट भी होता है। अब हमारे कपड़ों की लाइन में क्या होता है, सेल पे कमीशन भी मिलती है, तो उनका इंक्रीमेंट होता है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे, और जितनी मेहनत वो करेंगे सारे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से एम्प्लॉयज़ को भी अपना समझ के ही काम करना चाहिए, तभी एक बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। अकेला आदमी कोई बिजनेस नहीं चला सकता इतना बड़े लेवल पे, वो सारे एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, एक एक पिलर मान लो जो वो ये बिजनेस हमारे को इंडियन ग्रो। कल्चर में भी है कि हमें घर से ये चीज़ें सिखाई रखती हैं कि आप सही से रहोगे तो आपके साथ भी सही होगा। बिल्कुल। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे डिबेट हो रही थी कि नॉर्मली यहाँ पे 40 घंटे काम करते हैं या 45 घंटे काम करते हैं, 50 घंटे मान के ज़्यादा चल लो, 5 या 6 दिन में जो नॉर्मल इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं। 72 घंटे या 80 घंटे की जो डिबेट हो रही थी वो कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है? वो ये एंटरप्रेन्योर के लिए सही है या एम्प्लॉयज़ के लिए सही नहीं है? 80 घंटे आप किसी को काम करवाना चाहिए? आपकी क्या सोच है देखो, इसमें? 80 घंटे काम तो नहीं कराना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि 80 घंटे काम कराओगे तो आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग है, उनको रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एक जो नॉर्मल हम कहते हैं 12 घंटे दिन में काम कर लिया या 8 घंटे 9 घंटे काम कर लिया, उतना सफिशियंट है। तो और जैसे कई सारे लोगों की ना अप्रोच होती है कि मैं कमा लूँ और मैं एम्प्लॉयज़ को पैसा ना दूँ। आपने भी देखा होगा, आप बहुत सारे बिजनेस वालों से मिलते हो, आपके बोलने से तो मुझे लग गया आप ऐसा नहीं करते हो। आपने बोला कि सबको अपने भाइयों की तरह रखना है, अपने परिवार की तरह रखना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है बिजनेस में? नेगेटिव इम्पैक्ट आता है अगर आपका एम्प्लॉय खुश नहीं है तो? देखो, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा बिजनेस ऑटोमेशन पे है, मेरा एम्प्लॉय खुश नहीं है, वो कस्टमर अच्छे से ट्रीट ही नहीं करेगा। अब मैं उसको अपने भाई की तरह रख रहा हूँ, जो मतलब प्रॉफिट हो रहा है या उसको टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट दे रहा हूँ, तो अपना समझ के काम करेगा और वो पूरी अपनी जी जान लगा देगा उसमें कि हाँ भाई मैंने ये करना है, तो वो मेरे को करके देगा, रिजल्ट मिलेगा। पहला कस्टमर याद है आपको जो आपके पास आया था, और क्या एक्सपीरियंस था, क्या प्रोडक्ट बेचा था आपने उसको? पहला कस्टमर मैं बता रहा हूँ ना, मैंने दादाजी को सॉक्स बेची थी। अपने दादाजी को? अपने दादाजी को ही अपने सॉक्स दादाजी को बेची। शॉप से बेची थी? हाँ। ओके। एंड कभी कोई ऐसा कस्टमर रहा हो किसी के साथ बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस रहता है? मतलब मैं आपको बताऊं, मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एडवर्टीजमेंट एजेंसी में काम करता था एक टाइम पे, 6-7 महीने मैंने काम करा वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ये मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट होती हैं, जो आप लोग भी जो एडवर्टीजमेंट देते हो कि ये प्रोडक्ट है इस टाइप का, वो बुक करते थे हम। तो हमारे पे एक दिल्ली का एक कस्टमर था, वो कस्टमर मैं आज तक नहीं भूलता और ये स्टोरी मैं सबको सुनाता हूँ। वो कस्टमर क्या करता था कि हमें हमेशा कॉल करता था, एडवर्टीजमेंट बुक करवाता था। महंगी एडवर्टीजमेंट नहीं बुक करवाता था वो, 2 या 2,500 की एडवर्टीजमेंट बुक करवाएगा। उसके बाद वो हमारे फील्ड एग्जीक्यूटिव को अपने एड्रेस से बुला के गालियाँ देता था। और ये उसने कम से कम 3-4 महीने करा। फिर हम एज ए कस्टमर सर्विस रैप उसका नहीं एडवर्टीजमेंट कैंसिल नहीं कर सकते थे। अगर वो कॉल कर रहा है तो हमें उस वे में रिस्पॉन्ड करना पड़ता था। लेकिन एक टाइम के बाद हमने उसे बंद कर दिया। बट हम कई सालों तक, या जो भी अब मेरे जो पुराने कलीग्स हैं उनसे बात करते रहते हैं कि एक वो कस्टमर था। आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरे तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मतलब आते हैं वो डिस्काउंट ज़्यादा मांगते हैं, अब डिस्काउंट हम दे ही नहीं सकते तो कहाँ से दे देंगे। फिर वो चले जाते हैं, फिर आते हैं कि भैया आज के बाद नहीं आएंगे, आपने डिस्काउंट नहीं दिया, तो ऐसे चलता रहता है, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें।
और जो ये शोरूम्स में होता है या जो कपड़ों की शॉप्स में होता है, मेरे को पता है एक साइकोलॉजी के साथ आप कस्टमर की खेलते हो, अप टू 70% डिस्काउंट, अप टू 80% डिस्काउंट। इसका क्या पीछे का साइकोलॉजी होती है एज ए आपका बिजनेसमैन है, जो आपका जो काम चल रहा है? देखो, फिक्स प्राइस शॉप से लेकर 80% डिस्काउंट सारा चलता है गारमेंट्स में। अब हम्म, गारमेंट एक ऐसी चीज़ है, आप उसकी ना वैल्यू नहीं लगा सकते। जैसे ये टी शर्ट मैंने पहन रखी है, हम्म, ये टी शर्ट मिलने को अगर हल्की क्वालिटी में मिलेगी इसकी तो 400 में भी आ जाएगी, और अच्छी क्वालिटी लेने जाओ तो 4000 में भी आ जाएगी। क्वालिटी का लगभग मेरे को 10 साल हो गए काम करते करते, तो जाके थोड़ी सी नॉलेज हुई है। हम्म, तो जो स्टार्टिंग करेगा उसको तो नॉलेज का पता ही नहीं होता। मतलब सेम आर्टिकल जैसे हो जाता है, कपड़ों की कॉपी जो आजकल चलती है, ब्रांड्स की कॉपी चलती है, हम्म, वही मतलब 300 में भी मिल रही है, 400 में मिल रही है, 500 में। हम्म। क्वालिटी का किसी को नहीं पता, ऑनलाइन भी क्वालिटी का नहीं पता लगता, तो वो सामने से ही पता लगता है उस चीज़ का। एंड ये मतलब जैसे लोग आते हैं और किसी मेरे दिमाग में, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, जब मैं स्टार्टिंग में मतलब बिजनेस करने का मेरे दिमाग में एक बार कीड़ा आया था, तो मेरे को लगता था कि मैं ना सबसे सस्ता सामान बेचूंगा तो मेरी दुकान चल जाएगी। इस पे आप क्या सोचते हैं? आप बहुत से लोग ऐसे आपको पूछते होंगे कि यार मैं 10, जहाँ पे 10 दुकान है वहाँ पे मैं अगर 500 का बिक रहा है तो मैं 100 रुपये का बेचूंगा, मेरे से तो बिकेगा ही बिकेगा। इस पे आपका क्या माइंडसेट रहता है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जिसने जिससे लेना है, क्वालिटी अच्छी जिसकी लग रही है, वो उसी के पास जाएगा। रेट वेरी एक करता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से रेट वेरी भी करता है कि रेट कम होना चाहिए, पर आप सोचो कि भाई मैं दूसरे की मार्केट तोड़ के मैं काम कर लूंगा, तो वो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो सामने बंदा बैठा है वो आपसे पुराना बैठा है, और उसको आपसे सस्ती ही चीज़ मिल रही है। वो अगर अपनी पे आए तो वो और सस्ता बेच सकता है, पर वो अपनी मार्केट नहीं खराब करना चाहता। और सस्ता बेच के आप अपनी ही मार्केट खराब कर लोगे। जो आप कस्टमर जोड़ोगे ना, वो आपके तब तक रहेंगे जब तक के लिए आप सस्ता दे रहे हो, और आप सस्ता कब तक दे दोगे? आपके खर्चे होंगे, मतलब अगर आप एक शॉप ऑन कर रहे हो, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, रेंट होगा, सारी चीज़ें, तो आप सस्ता ला के सस्ता बेचोगे तो आप कमाई नहीं पाओगे, मतलब अपने लिए नहीं निकाल पाओगे। एंड ये चीज़ें आपने बताई, और ये होता है, हम भी जब किसी दुकान में अगर उसको प्रोग्रेस करनी है तो उसको अच्छा सामान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर पैसा जब तक ज़्यादा नहीं देगा तब तक ना तो आप ग्रो कर पाओगे, ना आपकी शॉप ग्रो कर पाएगी, ना आप वैसा हिसाब से माल रख पाओगे अपनी शॉप में। तो ये सारी चीज़ें तो फैक्टर हैं मार्केट में। एंड जैसे भैया हम देखते हैं, या फिर दिल्ली में जो भी है, ये लड़कियां जो खासकर है, उनके दिमाग में आता है सरोजी नगर, कि सरोजी नगर जाना है, वहाँ से शॉपिंग करनी है। सरोजी नगर का बिजनेस मॉड्यूल बताइए, वहाँ पे कहाँ से इतना सस्ता कपड़े आते हैं और क्वालिटी भी ठीक ठाक रहती है, और हम लड़के जो 2,000 की एक शर्ट लाते हैं वहाँ पे लड़कियों को 2-3 हज़ार में बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। वहाँ का जब बिजनेस मॉड्यूल क्या है? लड़कियों का क्या होता है, फास्ट फैशन चलता है आजकल। फास्ट फैशन में क्या है, जैसे अब जूडियो भी खुल गया, वो भी फास्ट फैशन है। एक बार पहनो और फेंको, मतलब उनका कंसेप्ट ये रहता है। तो लड़के तो ऐसा नहीं करते कि एक बार पहन के फेंक दिया, तो वो क्वालिटी में बिलीव करते हैं। लड़कियों का क्या होता है, भाई एक बार पहना और फेंक दिया। वो हो गई एक सस्ती ड्रेसेस। और जो दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें सस्ती मिलती है, वो होती है लॉट का माल, जिसको कहते हैं ना, गांठ का माल, जो बाहर के देशों से आता है, जो बाहर होता है, जहाँ धुलता नहीं है, या वो एक दो बार पहन के फेंक देते हैं। वो चीज़ आती है, वो चीज़ आती है किलो के हिसाब से आती है, आज़ादपुर मार्केट में मिलती है, और सरोजनी नगर में रिंग लगा के बिकती है। ओके, तो ये बाहर का माल रहता है वो बिकता है वहाँ पे, हाँ, ये चोर बाहर का बाजार माल। वगैरह जो दिल्ली हाँ, में ये लगता सारा है? सेकंड हैंड माल होता है, मतलब उतरन बोलते हैं हम तो इनको, अच्छा, तो कपड़े। आपने कभी कैप्चर करने की कोशिश करी है इन मार्केट्स पे या जाने की? नहीं नहीं, यहाँ पे पुराने मतलब हैं। शुरू से जाना ही नहीं सोचा कि यार, मतलब मैंने आपको बताया ना, मेंस हमेशा क्वालिटी ही मांगता है। मतलब हमारा वुमेन्स वेयर इसलिए हमने बंद कर दिया था, मतलब मेंस और किड्स वेयर ही चला रहे हैं हम्म, कि वुमेन्स वेयर में ना सस्ती चीज़ें ही। वुमेन का फास्ट फैशन, इतना फास्ट फैशन है, इतना फास्ट फैशन है, आज पहना तो घंटे बाद दूसरी चीज़ पहनी, 100 150 150 रुपये में। और मेंस होते हैं यार, चीज़ पहनी है अच्छी लगे, मतलब क्वालिटी वाली हो। एंड जीएसटी जब से आया है, जैसे तो जीएसटी की वजह से बिजनेस कॉम्प्लिकेट हुआ है या फिर इजी हो गया है बिजनेस? क्या फ़ायदा लगा आपको? जीएसटी की वजह से ना बिजनेस मेरे लिए तो इजी हो गया, कि एक 5% टैक्स देना है, हमें एवरेज हो जाती है कि हाँ भाई 100 रुपये की चीज़ आ रही है, 105 की पड़ रही है, तो बहुत इजी हो गया बिजनेस। जीएसटी सही है। पहले जैसे था कि ये, अब एक दिक्कत इसमें जीएसटी में हमें ये आती है कि कई चीज़ें आती है, जैसे हमारी 900 रुपये की आई, हम्म, उस पर हमें 5% जीएसटी लगा, पर हमने 900 की है तो 1100 की बेचेंगे, हमने 12% जीएसटी आगे देना है, तो उस चीज़ में हमारा मार्जिन कम हो जाता है। तो वो चीज़ में बस दिक्कत है, बाकी जीएसटी अच्छा है। और करप्शन है, मतलब बिजनेस करने में पैसे देने पड़ते हैं कि मैं अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकूं? अगर बड़े लेवल पे मुझे करना है, एक और अच्छे लेवल पे करना है, अपना एक ब्रांड बनाना है मुझे स्पेशली। नहीं, करप्शन किस चीज़ की होनी है? आप अपना बिजनेस कर रहे हो, पूरा पक्के में काम कर रहे हो, जीएसटी पे माल ले रहे हो, जीएसटी पे माल बेच रहे हो, टैक्स टैक्स भर रहे हो, क्या दिक्कत है? करप्शन क्यों होगी फिर? और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप नॉर्मल मार्केट में कैप्चर करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। लोगों को लगता नहीं है कि पैसा नहीं है, लोगों को लगता है कि जो अडानी है, अंबानी है, मैं उन जैसे बिजनेस बनाऊंगा, या मतलब मेरे को एप्पल का ही फ़ोन बनाना है, मुझे नॉर्मल नहीं बेचने, कपड़े नहीं बेचने। लेकिन मैं एक पॉडकास्ट नहीं देख रहा था, वहाँ पे एक कह रहा था कि लोग, हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, वो गिन चुन के कितने हैं, 50-60, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि पूरे 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में 50-60 लोग ही बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में। बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं, किसी की मिठाई की शॉप है,
किसी का लोगों ने बड़े बड़े घर ले लिए हुए इन सब चीज़ों में, तो आप चीज़ें आपने फेस करी है, देखा आपने कि हाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं। हमारे यहाँ फरीदाबाद में एक छोले वाला है, डोसा छोले वाला, उसके घर पे रेट पड़ी थी 2-2.5 करोड़ रुपए मिला था। फरीदाबाद में छोले वाले घर पे 2.5 करोड़ की रेट। हाँ जी। ओके, हाँ। तो कहाँ पे रेट पड़ी थी इसकी, तो मैं बताओ। नहीं, इस बारे ना में मेरे को आप जगह का नाम मत बताओ, आप बताओ। बस इतना बता दिया, जो देखेगा उसको हिंट हो जाएगा। फरीदाबाद में तो ऐसे कुछ और स्टोरीज भी थी? बहुत है, मतलब हर बिजनेस में पैसा है। मतलब हमारे घर वालों ने शुरू से सिखाया, अगर आप छोले भी बेचोगे ना तो उसमें भी पैसा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं कि एक मार्केट है, मैं मार्केट का नाम ही लूंगा क्योंकि मैं लूंगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा। वो बंदा खाली चाट बेचता है, फरीदाबाद में उनकी शॉप है, वो चाट बेचता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते वो। बट मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ पे 10-15 ग्राहकों से नीचे कोई ग्राहक खड़ा है। 10-15 मिनिमम लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे। और नॉर्मल चाट की प्लेट 50 रुपए की है। नॉर्मल अगर आप चाट लोगे और बड़ी प्लेट लोगे तो उसमें बढ़ता रहेगा। तो मे बी मैं ना करूँ कि रेट बढ़े, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं। बहुत चीजें हैं। मतलब अब एक चीज मैं बताऊं, स्मॉल बिजनेसेस बड़े हम्म। बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि उनका खर्चा नहीं होता। हम्म। हमारा जैसे अगर हमने शोरूम बना रखा है, पूरा मॉल टाइप बना रखा है, स्टाफ है, हम्म। एसी चलते हैं, लाइटिंग है, सारी चीजें हमें चला, कस्टमर हो ना हो हमें जला के रखना पड़ता है, तो हमारा ये खर्चा है ही है। हम्म। स्मॉल बिजनेसेस में ये खर्चा नहीं होता, वो अपनी मर्जी से है। जैसे मैंने बताया, पार्ट टाइम खोल रहा है, 6 से 10 खोल रहा है। अब कस्टमर का टाइम, अब इतनी गर्मी हो रही है, कोई कस्टमर ही नहीं आएगा। कस्टमर आता ही शाम में, चल ठंडा मौसम है तब जाऊंगा। तो सुबह से लेकर रात तक हम तो खाली बैठे रहे, शाम तक, शाम से रात तक ही काम हुआ। तो स्मॉल बिजनेसेस में ये फायदा ज़्यादा होता है और अर्निंग होती है, और वो नज़र में भी नहीं आते हैं। मैंने किसी के करोल बाग में सुना था किसी के बारे में, मुझे नहीं पता, मेरे ऑफिस में मुझे किसी ने स्टोरी बताई, आई डोंट नो ये सच है या झूठ है। उसने मुझे बताया था कि एक कचौड़ी वाला है, वो ऑडी से आता है। कचौड़ी की शॉप है उसकी, आज से नहीं 50-60 सालों से है। और यार कचौड़ी लगाता है वो, ऑडी है उसके पास। तो मेरे को लगा हो भी सकता है, क्योंकि जहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा है, लोग खाने वाले ज़्यादा है, तो उसका तो आप एवरेज देखो तो आप जैसे बोला कि खर्चा नहीं है ना उसका कुछ। आपको एसी भी चला के रखनी है, कोई कस्टमर आएगा आपको पानी भी पिलाना है, ठंडा पानी पिलाना है, कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, उसका भी खर्चा है। उसका इतना खर्चा नहीं है, वो तो आएगा खा के जाएगा, उसका नॉर्मल अपना डोने वगैरह का जो भी खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में छोटे नहीं, बिजनेस होती में। है, ये होती हैं। बाकी क्या होता है, मतलब जैसे कचौड़ी वाला है, वो फेमस होने के लिए, जैसे अब आज हम उसकी बात करें कि वो ऑडी पे आता है, हो सकता है उसने ऑडी रेंट पे लेके आया हो, मैं ये नहीं कहता, एक दो बार आ गया हो। ऐसे बीच में बहुत सारी रील्स आई थी कि ये कचौड़ी वाला है, ये है, ये है। इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और यहाँ आके कॉफ़ी डॉली चाय वाला को देख के क्या लगा आपको? मेरे को डोली चाय वाला तो देखो प्रोग्रेस कर गया, वायरल होके प्रोग्रेस कर गया। तो और अभी जैसे, हाँ अब इसी चीज़ पे आऊँगा मैं, आप भी बिजनेसमैन हो, आपके दिमाग में नहीं आता यार कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ यार, और इतना मैं मार्केट में हूँ, इतने टाइम से लगा हूँ, किसी कचौड़ी की शॉप फेमस हो गई और किसी की चाय की दुकान की शॉप फेमस हो गई, बिल गेट्स वहाँ पे आके चाय पी रहा है, क्या आपको लगा, क्या आपका रिएक्शन था पहले इस टाइम नहीं, पे? मैंने सोचा था कि मैं भी मोमोज का काम शुरू कर लूंगा। आजकल इवनिंग में मोमोज बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो मोमोज का काम शुरू कर लूंगा। और ना हमारे में क्या होता है, हेजिटेशन होती है कि यार मैं सड़क पे खड़ा होकर ये नहीं कर सकता। अब वड़ा पाव गर्ल आई थी, इतनी फेमस हो गई कि बिग बॉस में भी चली गई। तो हमसे नहीं होती ये चीज़ें, शर्म भी होती है, सारी चीज़ होती है। नहीं तो हमारे आगे चाय वाला ही है, वो हमसे ज़्यादा कमा लेता है, इतनी चाय रोज की बेच लेता है। आपके उधर ही? हाँ, हम फरीदाबाद में ही। तो बिग बॉस में आने का प्लान है आपका? नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। ऐसा कुछ आपका जब मोमोज का आया था तो आपने खोला था, मतलब आप मेरे को थोड़ा एक चीज़ बताओ, आप जैसे आपने बताया मेरे को, आई एम श्योर कि आपको इन सब चीज़ों को नॉलेज होगा। एक मेरे को छोटा सा एक आइडिया बताओ कि जैसे कोई लड़का देख रहा है हमें, उसको मोमोज की शॉप खोलनी है, उसको बताओ कैसे वो मोमोज ले सकता है और कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, छोटा सा आइडिया आप बताओ मुझे। देखो, आइडिया मैंने भी मोमोज का, मतलब मोमोज का क्या, मैंने पूरा कैफे ही खोला था। आप मुझे ये बताओ कितने पैसे उसको अपनी जेब में चाहिए, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है यहाँ से? मोमोज के काम के लिए तो 5,000 रुपये से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। छोटी सी कार्ट लगा लो, अगर आपको मोमोज बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो रेडीमेड बहुत सारे जैसे दुकान वाले होते हैं, वो होलसेल में भी मोमोज देते हैं, तो उनसे मोमोज ले लो। बहुत लोग ऐसा है कि दिन में जॉब कर रहे होते हैं और शाम में ये मोमोज का काम खोल लेते हैं, और जॉब के बराबर ही मोमोज में भी पैसा कमा लेते हैं। मतलब जैसे कुछ क्या इन्वेस्टमेंट है, एक स्टीमर ले लिया, छोटा चूल्हा ले लिया, सड़क पे बैठ गए, 50 रुपए की प्लेट है, और दिन में 100 प्लेट भी बिक जाएंगी, तो आपका काम हो गया। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे, बट आपने मेरे को लगता है इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है। अगर आज के टाइम पे कपड़ों के काम के अलावा आप कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं तो वो क्या बिजनेस होता है? फूड का बिजनेस। फूड का बिजनेस। तो यूर ए फूडी? हाँ, बहुत तगड़ा। तो आप जैसे बिजनेस करने दिल्ली एनसीआर में जाते हो, आप होलसेल मार्केट्स में जाते हो, सबसे ज़्यादा आपको फूड का बिजनेस कहाँ पे आपको अट्रैक्ट करा कि यार लोकल लेवल पे उन्होंने मार्केट लगा रखी है लेकिन पैसा बहुत कमा रहे हैं, बस खाना भी टॉप क्वालिटी का है? तो एक्सपीरियंसेस बताओगे आप? देखो, हर जगह ही जाऊंगा। अगर मैं मतलब फरीदाबाद की बात करूँ, 37 सेक्टर की मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारी कार्ट्स हैं, और मतलब जहाँ पे भी जाओ, खाने का काम कहीं नहीं रुकता। NIT 1 में देख लो, बहुत है, NIT 5 में है, बहुत है।
एक को देख के एक, मतलब हमारे यहाँ चाप स्टार्टिंग में आई थी, पंजाबी ग्रिल ने खोला था। वो स्टार्टिंग में उसको देखा देखी इतने खुल गए कि आज चाप लोगों का ना इवनिंग स्नैक्स बन गया, मोमोज और चाप। तो फूड का काम तो नो डाउट रुकता ही नहीं है कभी आपका भी। इंटरेस्ट है फूड के काम में? हाँ, मेरा इंटरेस्ट है। तो उसमें ऐसे आपको क्या लगता है कि कहाँ पे लैक कर रहे हो आप? एक्चुअल में ना मैं जैसे गारमेंट्स का भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे को हम्म। एक वहाँ पे भी टाइम देना है। दूसरा, अगर मैं साथ साथ दूसरी लाइन का बिजनेस करूँ, फूड का बिजनेस करूँ, तो मेरा वो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा था। मैंने खोला था बीच में, पर उसमें कभी कारीगर नहीं मिलता, मतलब अगर मैं सारी चीज़ें खुद मैनेज करूँगा तो मैं उधर फंस जाऊँगा। तो एक ही बिजनेस करना चाहिए, उसी में मैंने आपको बताया ना कि पूरा घुस जाना चाहिए। मैं फूड का बिजनेस भी करता, अगर मैं करता खुद भी कर लेता, मेरे को कुकिंग भी आती है, तो मैं करता तो अच्छा चल जाता, पर मैंने अपना जो पुराना बिजनेस था उसको फिर सपोर्ट करना था, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। जब मैं 5-6 साल छोटा था ना, जब मतलब अपने इस एज से 5-6 साल जब मैं छोटा था, मान के चलो जब मैं 16-17 साल का था, तो उस टाइम पे ना मेरे को लगता था पैसा कुछ नहीं है। जैसे बड़ा हुआ लगा पैसा बहुत कुछ है। जब पैसा आया तो क्या चेंजेस हुए फ्रेंड सर्कल पे, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव बदला आपको लेके? देखो, जब स्टार्टिंग में था ना, स्टार्टिंग में मेरे को पैसे की लालच बहुत रहती थी, मतलब जब मैंने काम शुरू करा कि हाँ पैसा पैसा पैसा। फिर एक टाइम ऐसा आ गया, मतलब जब पैसा आ ही गया, हकीकत में पैसा आ गया टचवुड, हम्म। तो मतलब कुछ भी नहीं, ये भी ले लो वो भी ले लो, तो एक पर्सपेक्टिव तो चेंज नहीं हुआ था, मैं तब भी ऐसा, तो नहीं फिर नहीं, लोगों का आपके लिए कि लोगों की नज़र में कैसी इज्जत बढ़ी है, क्या होता है जब पैसा देखो, आता है? इज्जत तो बढ़ जाती है, पैसा आता है तो सामने वाला एक देखने का तरीका, उसका नज़रिया बदल जाता है कि हाँ पहले ऐसा था, बाद में जी करके बात करना, और इज्जत बढ़ जाती है। उस टाइम पे? हाँ, बढ़ जाती एंड नुकसान जब आपको हुआ, अपने आप बता रहे थे एक बारी, आप मुझको उस नुकसान के बारे में बताओ, जब आपका नुकसान हुआ पिछले साल, उस समय क्या पता चला एक सच्ची दोस्ती के बारे में या सच्चे रिश्ते के बारे में? क्या मतलब, क्या एक टाइम था जब बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, इज्जत मिल रही थी, पैसा कमा रहे थे, जिंदगी जैसे सोची थी वैसे चल रही थी, है। अचानक से आप बता रहे थे मुझे कि ब्लैक डे है आपकी लाइफ का, क्या चीज़ें बदली और कैसे तो आपको समझ 24 में? सितंबर 2023 को हम सत्संग में गए हुए थे, सारे फैमिली में कोई भी नहीं था शॉप पे, स्टाफ ही संभाल रहा था। तो फ़ोन आया कि यार तुम्हारी दुकान में ना शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। तो जैसे हम पहुँचे, एक डेढ़ घंटे में पहुँचे थे, तो सब खत्म हो गया था, मतलब 6-60 करोड़ का लॉस हो गया था, बिल्कुल सब, मतलब कहते हैं ना ज़ीरो हो गया। पूरी नई बिल्डिंग बनाई थी और सब चीज़ था, बहुत मेहनत से बनाई थी, सब ज़ीरो हो गया। तो उस दिन तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि अब करें क्या, क्या ना करें। वो दिन तो ऐसे ही चला गया, रात हो गई, मतलब 2 दिन तक तो आग ही नहीं बुझी थी, 2 दिन तक आग लगी रही। तो नेक्स्ट डे ही मतलब लोगों ने हिम्मत दी, आए, आस पड़ोसी भी आए, सारे आए, सब ने हिम्मत दी कि काम शुरू कर। सबसे ज़्यादा हिम्मत ये आई मेरे अंदर तब, जिन लोगों से मेरा काम होता था, जैसे काम होता था, उन्होंने तो हिम्मत दी कि भाई पुराने पैसे छोड़ो, नया काम करो। जिन लोगों से मेरा काम बहुत पहले बंद हो चुका था, उन्होंने भी, मतलब मैं बताऊंगा, एक शर्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे भाई आपको जितना माल चाहिए, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, मैं दूंगा, मार्केट से भी जितना माल चाहिए वो भी मैं अपनी आवाज़ को उठवाऊंगा, आप दोबारा काम शुरू करो, हम आपके साथ हैं। तो वो एक मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मैं बताना चाहूँगा। और मैं उसमें बहुत, मतलब ब्लेसिंग भी फील करता हूँ, ब्लेस्ड फील करता हूँ कि यार एक भगवान की कृपा भी होती है, उन्होंने मेरे को उठा के रखा। मैं इस पे भी आऊँगा, पहले मैं बताता हूँ। फिर जब आग लगी, सब ज़ीरो हो गया, एक मेरा दोस्त था, उनका लहंगे और सूट साड़ी का शोरूम है। तो मैंने कहा यार जगह तो है नहीं, कहाँ शुरू करूँगा काम। तो यही आस पड़ोस में बातें हो रही थी, उसने अपने चलते सीज़न में, मतलब करवा चौथ का टाइम चल रहा था, और बहुत रनिंग सीज़न होता है उसका, वही पीक सीज़न होता है, अपनी दुकान को बीच में से आधा करा और आधी दुकान मेरे को दे दी कि भाई जब तक तेरा दुकान शोरूम दोबारा तैयार नहीं होता, यहाँ पर काम कर ले, कोई रेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ और चाहिए वो भी मैं करूँगा। मैंने कहा नहीं भाई इतना ही बहुत है, तो उसने करा। फिर मैं दिल्ली गया, जिनका फ़ोन आया था मेरे पास माल के लिए, माल लेके आया मैं। माल लेके आया तो जिस ट्रांसपोर्ट से माल आता है, वो ट्रांसपोर्ट वाले भैया को उन्होंने कहा कि उनका F2 का माल है, लेके जाओ। तो उन्होंने कहा भाई आपको लगता है उनका पुराना माल है, आपको पता नहीं उनके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया। उन्होंने कहा नहीं हाँ मेरे को पता है इंसिडेंट हो गया, मैंने ही फ़ोन करा था। तो ट्रांसपोर्ट वाले को मेरी बात इतनी हुई, ट्रांसपोर्ट वाले का फ़ोन आया, वो कह रहा भाई जब तक आपका नया शोरूम तैयार नहीं होता ना, तब तक आपको मैं ट्रांसपोर्ट के 1 रुपये भी नहीं लूँगा, सारा ट्रांसपोर्टेशन जितना भी माल आता है ट्रांसपोर्टेशन फ्री। मतलब मैंने 6 महीने, हमारा शोरूम बनने में लग गया था, दिन रात लगा दिए थे, 6 महीने में दोबारा तैयार हो गया था। तो 6 महीने तक उन्होंने 1 रुपये भी नहीं लिया। उसके बाद जब हमने शोरूम में दोबारा माल भरा, तो भी नहीं लिया। मतलब एक गुडविल वाली बात कह लो इसको, या अच्छा बिहेवियर कह लो, कि मार्केट में आपका अच्छा बिहेवियर है, गुडविल है, टाइम से पैसे दे रहे हो, तो सारे साथ आते हैं। मेरे सारे साथ आए थे, किसी ने भी ऐसा नहीं करा कि, मतलब एक दो बंदे होते हैं बीच में, हर मतलब कि जिन्होंने कहा नहीं हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, बाकी सब ने साथ दिया। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसकी वजह से आप जैसे भगवान के बारे में बता रहे थे कि भगवान ने मेरा साथ दिया, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में कि आपको लगा कि भगवान की भक्ति बहुत ज़रूरी है, मुझे शांति देती है और मुझे एक एक पावर है जो मुझे सपोर्ट कर रही है? देखो,
इंसिडेंट तो यही था। उससे उसके अलावा तो जब पैसा आ रहा होता है तो बंदा ना भगवान को इतना याद नहीं करता, पर हम करते थे। पर इस टाइम पे ऐसा हो गया था, बिल्कुल हार गया था। तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आपने नाम सुना होगा। तो मतलब मैं उन्हीं को याद करता था हर टाइम कि ये क्या हो गया। और मतलब 3 दिन पहले मैं उनके वहाँ से धाम से खाटू होके आया श्याम था, जी की बात। खाटू श्याम जी के धाम से होके आया था। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ और कैसा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पर इतनी आस्था थी, विश्वास था, और हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। 6 महीने के अंदर अंदर जो हमने बिल्डिंग दोबारा तैयार करी, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, मतलब 2.5 साल का प्रोजेक्ट था और 6 महीने में हो गया। और ऐसे ऐसे उन्होंने मतलब चमत्कार दिखाए ना कि हमें पता लगा उस टाइम पे कि यार ये होता है, ये भगवान का ही चमत्कार है, हम कर ही नहीं सकते थे वो चीज़ें भी हुई। तो मैंने मन्नत मांगी थी कि जब हमारे शोरूम फिर से तैयार हो जाएगा तो मैं यहीं से फरीदाबाद से पैदल जाऊंगा खाटू श्याम तक खाटू श्याम जी तक। गए तो थे? हाँ गए थे, पूरा स्टाफ गया था हमारा साथ, पैदल गए थे। और इतना मज़ा आया स्टाफ को भी कि हम हर फागुन में अब पैदल जाते हैं, मतलब जिस ऑडियंस को नहीं पता है, फरीदाबाद से खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर तक जाने तक कितना ट्रैवल करना पड़ता है? लगभग 300 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करना पड़ता है। तो आप 300 किलोमीटर पैदल गए थे खाटू हाँ श्याम जी के हाँ मंदिर जी। पे। तो मतलब कैसा फील था उसके बाद जाने के बाद? बहुत, मतलब बिना मतलब एक यहाँ से होता है, घर वालों को भी था कि भाई ऐसी मन्नत मांग ली, इतनी दूर पैदल जाएगा, कैसे होगा क्या होगा। मतलब जब हम यहाँ से निकले फरीदाबाद से, उसके बाद तो हमें पता ही नहीं लगा कि भाई हम पहुँच कब गए। 6 दिन लगे थे। और ऐसा मज़ा आया, ऐसा मज़ा आया कि मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस भजन चल रहे और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये ना एक ऐसा मोमेंट होता है इंसान के जीवन में जब आप भगवान के सामने रोते भी हो और खुल के बात कर सकते हो। हम्म। ये आपने सही बोला, जब सब चीज़ें सही चल रही होती ना तो हम भगवान से खुल के भी नहीं बात कर रहे होते। हमें लगता है हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, हम क्या बाद में कर लेंगे भगवान से बात। लेकिन जब आप टूटते हो, जब आपको लगता है यार कुछ भी नहीं रह गया मेरे पे, तो आप एक कनेक्टेड फील करते हो भगवान से कि आपको लगता है कि हाँ यार अब मैं किस पे बोलूंगा, घर वालों से भी कितना ही बोल लूंगा, बिल्कुल। शक्ति तो इसी इंसान इसी के पास है, जाऊंगा बोलूंगा। और ये बात बता रहे हो 2023-24 की, कब की? 2023 की बात है, 2024 मार्च में हम गए थे फिर। 2024 में गए थे, हाँ जी। जहाँ पे लोग 1 किलोमीटर की दूर से दूध नहीं लाते हैं, ब्लिंकिट से आज या किसी और चीज़ से ऑर्डर करते हैं। तो वहाँ पे आप 300 किलोमीटर से गए, तो मतलब काफ़ी कमाल की स्टोरी है ये, और ये मुझे सुनानी पड़ेगी बहुत सारे लोगों को। आप बात कर रहे हो, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब एक ना अलग सी एनर्जी है इस चीज में। और जितने बंदे मेरे साथ, जितने स्टाफ के बंदे गए थे, अगली बार उससे मतलब हम पहले गए थे तो 7-8 बंदे ही गए थे जब फर्स्ट टाइम हम गए थे। अब तो हमारा ऐसा हो गया कि हर फागुन में जाना ही जाना है, फरीदाबाद से पैदल ही जाते। इस बार हम 25 लोग गए थे, अपने आप बंदे हमारे साथ जुड़ते गए। तो मतलब भगवान में एनर्जी होती है और ये चीज़ें मतलब मानने की ही होती हैं। तो भैया काफ़ी अच्छी जर्नी कवर करी हमने आपकी अभी तक, और आई होप जो मैंने आपसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे हैं वो ऑडियंस को उनके आंसर्स मिले होंगे। एक रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, एक बिल्कुल। छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है वो कवर करूंगा, एंड उसके बाद हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलता हूँ। एक रैपिड फायर है आपका, जैसे कपड़ों का बिजनेस है और आपको पता है कि आप, मेरे को लगता है देख के बता दोगे कैसा कपड़ा है क्या है। अगर आपको कभी किसी सेलिब्रिटी को ड्रेसअप करने का मौका मिले अपने शोरूम से, तो कौन से सेलिब्रिटी है जिसको आप करोगे मैं यार इसका ड्रेसअप करूँ या इसको ये सारे कपड़े पहनाऊँ? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को। हाँ जी। ऐसा क्यों? अक्षय कुमार इसलिए क्योंकि वो मतलब ना बहुत फैमिलियर टाइप के हैं, मतलब किसी से भी घुल मिल के बात कर लेते हैं। तो ये नहीं है कि यार ये नहीं पहनता, वो नहीं पहनता, जो हम देंगे वो पहन लेंगे। एंड व्हाट इज द वन मील, मतलब जो आप, चाहे आपका अच्छा दिन हो या खराब दिन हो, बट आप इसको खाओगे ही खाओगे और आप इस पे ना मतलब 10-15 साल निकाल सकते हो कि यार चाहे वो डिप्रेशन वाला दिन रहे या बहुत अच्छा दिन रहे बिजनेस में, कौन सी ऐसी मील है? राजमा चावल। राजमा चावल। राजमा राजमा चावल चावल आपको बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। एंड आपका जो अभी जैसे ओल्ड मनी आउटफिट चल रहे हैं, आपने देखा होगा लोग ओल्ड मनी टी शर्ट्स या शर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, आपको सबसे अच्छा एरा कौन सा लगता है? 90s का, 2000 का, या अभी जो चल रहा है फैशन का? देखो मेरे को सबसे अच्छे सारे ही लगते हैं, हम्म। क्योंकि मेरे को मेन अपनी सेल पे डिपेंड करता है कि यार जो चीज़ बिक रही है वो अच्छी है। आप कैसे स्टूडेंट थे? मतलब मस्ती वाले थे या बिजनेस माइंडेड थे बचपन से, या पढ़ाकू थे? नहीं, मैं दोनों, बिजनेस माइंडेड भी था और मस्ती वाला भी था, पढ़ाकू नहीं था। अगर 10 साल पहले आपको बोला जाए और आपको पैसे दिए जाए, कौन से इंडस्ट्री में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं? गारमेंट्स में ही करता। गारमेंट्स में करते हैं? या इसमें इंटरेस्ट था पहले से? नहीं, इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट तो मैं बता रहा हूँ ना, वॉचेज और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही था, या घर वाले कह रहे थे कि ऑप्टिकल्स का शुरू कर लेते हैं क्योंकि आजकल पैदा हुए बच्चे को भी चश्मा लग रहा है, तो ऑप्टिकल्स का कर लेते हैं। तो मतलब मेरे को फैमिली बिजनेस में नहीं जानता, मेरे को अपना खुद का स्टार्टअप करना था, इसलिए मैंने गारमेंट्स का देखा था। और आपकी फ्यूचर जनरेशन अगर क्रिकेट खेलना चाहे, बिजनेस करना चाहे, या आईएएस ऑफिसर बनना चाहे, या पढ़ाई लिखाई के उसमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहे,
क्या सजेस्ट करोगे आप उससे, या किस चीज़ में सपोर्ट करोगे? मैं हर चीज़ में सपोर्ट करूंगा, जो हो बस अच्छा हो। आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा? आईएएस का। आईएएस का रहेगा। आईएएस का रहेगा। एंड एक मील जो आप बनाओ और उसको खिलाने में भी, आपको खाने में तो मजा है लेकिन उसको आप खिलाना भी चाहते हो लोगों को। मतलब मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्पाइसी पनीर रैप बनाता हूँ मैं, बहुत टेस्टी बनाता हूँ वो, मतलब हमारा फेमस है। कैफ़े का भी बहुत ट्रेंडिंग था, और मैंने जोमेटो पे भी शुरू करा था, उसमें 5 स्टार रेटिंग है उसकी। और जब भी आप दिल्ली एनसीआर में जाते हो अपने मार्केट के काम से, आपकी गो टू शॉप कौन सी है कि वहाँ से आप कुछ ना कुछ खा के तो आते ही हो? देखो दिल्ली एनसीआर में तो अब बहुत कम हो गया, अब मैं जैसे ना फेयर्स लगते हैं गारमेंट्स के, तो उसी से ही बुकिंग होती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर आ जाते हैं, तो वहीं बुकिंग हो जाती है। और वहीं क्योंकि अब मतलब टैंक रोड एक आपकी ऐसी। गो टू शॉप कौन सी है आपकी? यार वहाँ के जैसे होता है ना कि मुझे यहाँ के छोले कुलचे बड़े पसंद है यार। हाँ, तो करोल बाग जाते हैं तो छोले कुलचे खा लेते हैं, वापसी आते हैं तो सबवे ले लेते हैं। हम्म। बस ऐसे ही है, कोई मतलब तो खास याद भी नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जाते, मतलब मैंने ना 2000 अब 23 के बाद से, जब से ये ज़्यादा हो गया, तो मतलब फेयर से बुकिंग हो गई और ब्रांड से टाई अप कर लिया, तो ब्रांड्स का ज़्यादा हम बेचते हैं अब। आप टी शर्ट या शर्ट? टी शर्ट। ओल्ड मनी या फिर जो भी पहले चल रहा था अभी? जो चल रहा है, जैसे मैंने पहन रखा है। ऐसा वाला टाइप का आपको ये पसंद है? हाँ। एंड आप मतलब नाइट पर्सन और या दिन रात में ज़्यादा बिजनेस आइडियाज आते हैं या सुबह सुबह? रात में ही आते हैं बिजनेसमैन को जो भी आइडिया, क्योंकि ना दिन में क्या होता है, हम बिजी रहते हैं, इधर उधर घिरे रहते हैं। जैसे हम रात को होते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है और आइडियाज आते रहते हैं, तो मैं रात को इसलिए लेट सोता हूँ और सुबह लेट उठता हूँ। स्ट्रेसफुल डे के बाद म्यूजिक सुनना पसंद है या फिर मूवी देखना पसंद है? म्यूजिक सुनता हूँ, म्यूजिक में भी भजन सुनता हूँ। म्यूजिक में भजन सुनते हैं? हाँ जी। तो आप, मेरे को लगता है काफ़ी भक्ति में ज़्यादा इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब उस इस टाइम हादसे के बाद से तो मतलब अपने आप को सौंप ही दिया भगवान को कि वही है करने वाला। तो अभी रैपिड फायर हमारा खत्म हो गया है, काफ़ी मज़ा आया रैपिड फायर में आपसे, अपने बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर दिए। और मेरे को ना, मैं दूसरे क्वेश्चन पूछने वाला था, वी आर ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और कुछ एक क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ, भक्ति के बारे में बताओ कि जब आप भगवान से जुड़ते हो क्या फील होता है और कैसी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है? मतलब जब भी हम भगवान से जुड़ते हैं ना, तो ऐसा होता है, जो दिल से जुड़ जाता है तो भगवान ना उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैं पहले मतलब हम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था, मतलब ये समझो 2020-22 तक ऐसे ही था, बिल्कुल भी नहीं मानता था। पर जब से मैं जुड़ा तो इतना ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा मेरे को नॉलेज होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि अब मेरे घर वालों को, मेरे रिलेटिव्स को भी इतना नहीं पता जितना मुझे पता है, और अपने आप ही आ जाती है। ये नहीं कि मैंने कहीं वो पढ़ा है या सुना है, अपने आप ही पता लग जाता है, और ऐसा जुड़ाव हो जाता है भगवान से कि लगता है कि बस यही है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, काफ़ी मज़ा आया मुझे बात करके। एंड थैंक यू सो मच गाइज, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, और आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या लोकल मार्केट्स में अपना पैर जमा के वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करो, इस वीडियो पे कमेंट करो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स करी है या और चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी, या आपको लगा कि ये चीज़ें यहाँ पे और अच्छी चीज़ें से हम कर सकते हैं, आपका कोई प्लान है बिजनेस का, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।